नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं आपको जो परमुटेशन ग्रुप में अब तक हमने जो पढ़ा है उसका मैं थोड़ा सा आपको सार जो है जो समरी है वो करवाऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा, और जो मेरे मन में छोटे छोटे डाउट्स हैं, मुझे लगता है कि शायद ये आपके मन में भी आ सकते हैं, वो सारे डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। ठीक है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा डाउट है वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए कि आप मान लीजिए कोई भी क्रमचय से स्टार्ट करते हैं, किसी भी क्रमचय से स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक क्रमचय ले लीजिए, 3 अंकों का या 4 अंकों का, है ना। इनको आप संकेत कहते हैं, अंक भी कह सकते हैं, संकेत भी कह सकते हैं। मैथ्स जो है उसको सिंबल भी कहती है। तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या नाम लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसी एक क्रमचय से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए एफ एक क्रमचय है और वो, चलिए 4 अंकों का ले लेते हैं या 5 अंकों का ले लेते हैं। थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं, छोटा तो क्यों ले। ये हो गया आपका क्रमचय ले लिया। अब इस क्रमचय का मैं चक्र बनाता हूँ, साइकिल बनाता हूँ। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा और इन्जॉय करिएगा बातों को। तो अब मैं जो भी डाउट्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, मोटा मोटी ये सारे डाउट्स मेरे मन में उठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि जो मेरे मन में डाउट है तो ऑब्वियसली बात है आपके मन में भी ऐसे हो सकते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि डाउट सेशन है ये एक तरह का। तो आपको बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो है आपको परेशान कर सकती है। तो सबसे पहले है कि भाई चक्र बनाना, तो मुझे लगता है इसमें आपको कोई इशू होगा। 1 के बाद 5 आया, 1 के बाद 5, 5 से 4 आया, 4 को देखते हैं तो पता चलता है 2 आया, 2 को देखते हैं तो पता चलता है 3 आया, 3 को देखते हैं तो पता चलता है 1 आया, यानी फाइनली ये कंप्लीट हो गया। सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मज़ा लीजिएगा कि एक क्वेश्चन, यहाँ पे पहला डाउट, डाउट 1। अब यहाँ पे मुझे डाउट ये है कि भाई अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया, क्या गांठ मान लेनी होगी कि 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 से स्टार्ट करने के बजाय अगर मैंने 2 से स्टार्ट किया तो, या 3 से स्टार्ट किया तो, क्या मैं चक्कर को 2 से स्टार्ट कर सकता हूँ, 3 से स्टार्ट कर सकता हूँ? क्या गारंटी मुझे हमेशा 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 4 से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, 1 से स्टार्ट क्यों करते हैं? ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होता। 1 से इसलिए होता है कि अब आप गिनती की बात कर लीजिए। एक समझिए कि यहाँ पे कुछ आदमी खड़े हैं, यहाँ पे कुछ आदमी खड़े हैं, इनकी काउंटिंग करनी है। इनकी काउंटिंग अगर आप 1 से काउंट करना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, तो जहाँ आपकी काउंटिंग खत्म होगी उतने ही नंबर हैं, ये उतनी ही चीज़ें हैं। 3 पे खत्म हुआ तो 3 हुआ। लेकिन क्या ज़रूरी है काउंटिंग 1 से शुरू करते? नहीं। आप चाहते तो काउंटिंग 5 से भी स्टार्ट कर सकते थे। अगर आप 5 से काउंटिंग शुरू करते, 5, 6, 7, तो आपको क्या करना पड़ता? तो आपको देखिए 5 से स्टार्ट किया आपने, यानी पहले 4 नंबर आपने यूज़ नहीं किए हैं। पहले 4 नंबर आपने यूज़ नहीं किए हैं, तो जो भी नंबर आता उसमें से आपको 4 घटाने पड़ते, क्योंकि पहले 4 आपने यूज़ नहीं किए। तब आपको जाके सही नंबर मिलता। तो थोड़ी सी दिक्कत क्या आती, थोड़ी सी दिक्कत क्या आती है, आपने स्टार्ट 5 से किया है, तो 5 से स्टार्ट किया तो 5, 6, 7, तो 7 पे पहुंचे, तो 7 का मतलब 7 नहीं है, क्योंकि आपने 1 से स्टार्ट नहीं किया। इस वजह से आपको जो पहले वाले जो नंबर खाली थे उनको माइनस करना होगा। लेकिन क्या कोई फ़र्क पड़ा? देखिए काउंटिंग हो सकती है, काउंटिंग 1 से करना ज़रूरी नहीं है, आप 5 से भी काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन हर बार क्या करना पड़ेगा, अगर आपने 5 से काउंटिंग की तो जहाँ भी लास्ट खत्म होगा वहाँ से आपको 4 घटाना पड़ेगा, ताकि सही नंबर पता लग सके। और 1 से काउंटिंग करेंगे तो आपको ये माथा पच्चियाँ करनी नहीं पड़ेगी, घटाने वटाने वाली। यही बात है। और यहाँ पे भी वही बात है, अगर आप 1 से काउंटिंग करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से नंबर आ गए, कौन से छूट गए। और नहीं तो कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी बाध्यता नहीं है। आप चक्र को 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, इवन 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, इवन 4 से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मैं 2 से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। 2, 2 से आया 3, 2 से आया 3, 3 से आया 1, 1 से आया 5, 5 से आया 4, 4 से आया 2, वापस कंप्लीट। ये लीजिए। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि ये सारी चीज़ें सेम है, ये चक्र नहीं बदला है। अभी भी आप देख लीजिए, ये चक्र वही है, कुछ नहीं बदला है। बस इसका सिरा, ये चक्र ऐसे था, देखिए बेटा, ये जो चक्र था ना ये वाला, ये ऐसा था। 1 से 5 आया, 5 से 4 आया, 4 से 2 आया, 2 से 3 आया, और 3 से 1 आया। देखिए ये बंद माला है। इस माला में अगर आप कहते हैं कि भाई मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप 1 से स्टार्ट कर लीजिए, वापस 1 पे खत्म हो जाएगा। 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 पे खत्म होना पड़ेगा। 4 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 5, 5 से वापस 4। ये लीजिए, ये तो बंद माला है बेटा। बंद माला का क्या मतलब होता है, एक बंद चक्र का क्या मतलब होता है? सर्कल में कोई भी बिंदु प्रारंभिक बिंदु नहीं होता। सर्कल में क्या, सर्कल में कोई बिंदु प्रारंभिक होता है? नहीं। तो यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु कैसे तय होता है? जो जहाँ खड़ा है वहीं से प्रारंभ शुरू होता है, फिर जहाँ से वो शुरू हो रहा है वहीं पे जाके वो अंत होगा। अगर यहाँ से ए यहाँ से गति शुरू कर रहा है तो ये प्रारंभिक होगा, यही अंतिम होगा। अगर कोई यहाँ से गति शुरू कर रहा है तो इसके लिए प्रारंभ कौन होगा? ये खुद होगा। और अंत कौन होगा? ये खुद ही होगा।
इस पे ही वापस आएंगे तो ही चक्र जो चक्र है वो पूरा माना जाएगा। तो सेम वही बात है। तो जब आप चक्र में होते हैं तो आपका कोई प्रारंभिक और कोई अंतिम बिंदु नहीं होता जब तक आप तय नहीं करते। आप चाहें तो इसका चक्र का अंतिम बिंदु दो प्रारंभिक बिंदु तय कर लीजिए, वही प्रारंभिक है और वही अंतिम है। तो आप क्या तय करना चाहते हैं? 2 से, तो आप 2 से लिख लीजिए। 2 से कैसे लिखा जाएगा? 2 से अब जगह 2 से मैं आपको दिखाता हूँ 2 से लिखा हुआ है। मैं आपको कोई और नंबर से लिख के दिखाता हूँ, जैसे 4 से लिखने शुरू करता हूँ। तो पहले 4, 4 2 3, 4 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 5, 5 से वापस 4, ये लीजिए। अगर आप 4 से स्टार्ट करते तो कुछ बदला? कुछ नहीं बदला, लिखने का तरीका बदला, सिर्फ लिखने का तरीका बदला। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि चक्र 1 से लिखा गया या 2 से लिखा गया। चक्र में जो अवयव है उन अवयव को आप किसी भी अवयव से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी अवयव से स्टार्ट कर सकते हैं भाई। दोबारा से मैं आपको एकदम खुल के समझाना चाहता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इस चक्र में प्रारंभिक बिंदु आप जो चाहे तय कर सकते हैं। अगर आपने 1 से स्टार्ट किया तो ऐसे, अगर 5 से स्टार्ट किया तो 5, 4 से 2 से 3, 3 से वापस 1 और 1 से 5, ये लीजिए। अगर आप इस चक्र को चाहें तो 4 से भी लिख सकते हैं। 4 से लिखेंगे तो 4 2 3, 4 2 3, 1 5, ये लीजिए। अगर आप चाहें इस चक्कर को 2 से लिखना चाहें तो 2 से लिख सकते हैं। 2 से 3, 3 से 1, 1 से 5, 5 से 4, 4 से वापस 2। चाहें तो इस चक्कर को 3 से लिख सकते हैं। 3 से 1, 1 से 5, 5 से 4, 4 से 2, 2 से वापस 3, ये लीजिए। कितने तरीके हो गए? 5 तरीके हो गए। 5 तरीके क्यों हुए? क्योंकि इसमें 5 ही थे, 1 2 3 4 5 संकेत थे। तो आप 1 से स्टार्ट कर सकते थे, दूसरे संकेत से स्टार्ट कर सकते हैं, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से। ये पांचों ही चक्र एक ही है, बस दिखने में अलग अलग है। और वैसे भी जैसे मैंने बता दिया कि साइकिल तो साइकिल ही होता है। जब आप किसी पार्क में जाते हैं घूमने के लिए, वो चक्कर होता है। उस चक्कर के अंदर ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है। जो आदमी जहाँ से शुरू करेगा वो खुद ही अपना प्रारंभ और अपना ही अंत होगा। जहाँ से वो स्टार्ट करेगा वही उसका प्रारंभ है, वही उसका अंत है। किसी और का प्रारंभ किसी और के काम आएगा, इसका प्रारंभ इसके काम आएगा। सही है, बात क्लियर होगी। तो एक डाउट तो मेरे मन में ये था कि कहीं बच्चे इसको लेके कंफ्यूज ना हो जाए। दूसरा डाउट एक और है, वो ये है, ध्यान से सुनिएगा और प्यारी बात बताने वाला हूँ। ये जो बेटा 5 है, 5 एक्चुअली क्या है? 5 जो है वो 1 की इमेज है, मतलब 1 रखने पे 5 आया होगा। तो जो 5 है, 5 को आप इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसके नाम से आधार पे भी लिख सकते हैं। 5 जो है उसका नाम हो सकता है F1। F1 क्यों? क्योंकि F तो फंक्शन है, जिस फंक्शन में मैंने 1 रखा और मुझे क्या मिला? 5। 2 रखा और 3 मिला, तो 3 जो है एक्चुअली वो कौन हुआ? वो हुआ F2। 2 रखने पे 3 आया है, 3 रखने पे 1 आया है, 4 रखने पे 2 आया है, और 5 रखने पर, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है इसे मैं फलन की भाषा में, इस चक्कर को फलन की भाषा में भी लिख सकता हूँ। जैसे ये चक्कर जो लिखा हुआ है, ये देखिए 2 है, 2 कौन है? 2 कौन है भाई? 2 जो है वो F4 है, तो 2 को मैंने लिख लिया F4। ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसी इस चीज़ का इस्तेमाल करता है। 3 कौन है भाई? 3 जो है वो F2 है, F4 F2। फिर 1 कौन है भाई? 1 F3 है, F4 F3 F2 F3। फिर 5 कौन है? 5 जो है वो है F1। फिर उसके बाद में 4 कौन है? F5। तो आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों? देखिए, समझिए बेटा, चीज़ों को हर एंगल से समझिए ना। इस एंगल से या उस एंगल, एक एंगल से देखेंगे तो एक चीज़ समझ में आएगी, दूसरे एंगल से दूसरी चीज़ निकल के आएगी, तीसरे एंगल से तीसरी चीज़ निकल के आएगी। और अगर पूरी चीज़ देखनी है तो सारे एंगल से देखना पड़ेगा। वरना अगर आप कुछ ही विशेष एंगल पकड़ के बैठ जाएंगे तो वो बस विशेष हिस्सा जो है वो नज़र आएगा। अगर हाथी को आप सामने से देखेंगे तो खाली क्या नज़र आएगी? खाली सूंड और उसके दांत नज़र आएगी, उसकी आंखें नज़र आएगी, उसका सर नज़र आएगा। पूंछ देखनी है तो पीछे जाके देखनी पड़ेगी। सेम वही बात है, एंगल बदलिए, पूंछ भी दिख जाएगी। ठीक है, आगे बात समझो यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो इनके आगे वाले जो है ना, ये एक्स, इनके मानों के आधार पे लिख रहे थे चक्कर को हमेशा। हम चाहते तो चक्कर को इनके आधार पे भी, फलन के मान के आधार पे भी लिख सकते हैं। जैसे इस चक्कर को ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ये एक ही बात है। समझ गए बात? तो यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ। मान लीजिए अल्फा और बीटा 2 क्रमचय है, 1 2 3 4। तो ये अल्फा क्रमचय है और ये बेटा बीटा क्रमचय है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कई चीज़ें ज्ञात करनी। अगर अल्फा स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना होगा आपको? अल्फा स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अल्फा स्क्वायर का मतलब होगा आप अल्फा को अल्फा के साथ ही
संयुक्त करेंगे तो वो अल्फा स्क्वायर कहलाएगा। मतलब 1 2 3 4, 4 3 1 2, 4 3 1 2, अल्फा को अल्फा के साथ संयुक्त करिए, आपका अल्फा स्क्वायर जाएगा। 1 से 4, 4 से 2, 2 से 3, 3 से 1, तो 2 से 1 आया, 3 से 1, 1 से 4, 3 से 4 आया, 4 से 2, 2 से 3, 4 से 3 आया। पीछे से चलिए आगे की तरफ, अल्फा स्क्वायर आ गया, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अगर अल्फा की पावर -2 पूछा जाए तो इसका क्या मतलब होगा? अल्फा की पावर -2 का मतलब होगा अल्फा इन्वर्स को अल्फा इन्वर्स के साथ संक्रिया करिए। और अल्फा इन्वर्स कैसे निकलेगा? अल्फा इन्वर्स पहले कैसे निकलेगा? प्रतिलोम क्रमचय। प्रतिलोम क्रमचय क्या करना पड़ता है? उल्टा करना पड़ता है। तो इस अल्फा को जब आप उल्टा करेंगे तो प्रतिलोम क्रमचय आ जाएगा। उल्टा करने का मतलब, जैसे इसमें 1 पे 4 आया तो प्रतिलोम का मतलब 4 पे 1 आएगा। 2 पे 3 आया तो उसमें 3 पे 2 आएगा। इसमें 3 पे 1 आया तो उसमें 1 पे 3 आएगा। इसमें 4 पे 2 आया तो उसमें 2 पे 4 आएगा। ये लीजिए, आपका ये हो गया अल्फा इन्वर्स। अब चाहें तो इसको आप क्रम से लिख सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, सुंदर लगता है 1 से लिखते तो 1 3 पहले, 1 वाला पहले, 2 वाला उसके बाद में। देखिए सुंदर तो ऐसे ही लगता है, चीज़ें क्रम से लिखी हुई हमें सुंदर लिखती है। 3 2 4 1, तो 1 2 3 4 नीचे है अल्फा इन्वर्स को अल्फा इन्वर्स के साथ संक्रिया कराने पर। अल्फा इन्वर्स का अल्फा इन्वर्स के साथ संक्रिया करवाइए, संक्रिया कराने पे आपको ये मिल जाएगा। करवा दूँ संक्रिया? 1 पे 3, 3 पे 2, 1 पे 2, 2 पे 4, 4 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 2, 2 पे 4, 4 पे 1, 1 पे 3। ये आपका अल्फा इन्वर्स -2 बन गया। ठीक है, चलिए और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। कोई कहे कि अल्फा बीटा का इन्वर्स निकालिए। अल्फा बीटा का इन्वर्स का मतलब क्या है? अल्फा बीटा की संक्रिया कीजिए, फिर जो आए उसको उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा इन्वर्स। और चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें गुणधर्म पता है कि अल्फा बीटा का इन्वर्स बराबर होता है बीटा इन्वर्स संक्रिया अल्फा इन्वर्स। तो आप बीटा और अल्फा का इन्वर्स निकाल के उनकी संक्रिया कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए चौथी बात, अगर आपसे कहे ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा निकालिए तो ये कैसे निकलेगा? तो ये ऐसे निकलेगा, आपको 2 हिस्सों में करना होगा। पहले हिस्से में आप अल्फा बीटा निकालेंगे, अल्फा की बीटा से संक्रिया करेंगे। दूसरे में आप ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर कैसे निकलता है? इनका चक्र बनाएंगे, सारे जो चक्र बनेंगे उन सारे चक्रों में कितने एलिमेंट है, कितने अवयव है, उनकी लंबाई कितनी है, उन सब का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम ही तो ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर आ जाएगा। आगे बात समझे? तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है। एक बात मैंने आपको बताई थी कि तत्सम क्रमचय के बारे में, कि तत्सम क्रमचय जो होता है वो सम क्रमचय होता है, याद रखिएगा। तत्सम क्रमचय सम क्रमचय होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोई चक्र, कोई पक्षांतर नहीं बनता, 0 पक्षांतरण होते हैं। सम क्रमचय होता है क्यों? 0 पक्षांतरण होते हैं, एक भी पक्षांतरण उसमें नहीं बनता। और कोई पक्षांतर ना बनने की वजह से, और हमने पहले कहा था कि हम तो 2 लंबाई या 2 लंबाई से ज़्यादा के जो चक्र होते हैं उनको ही लिखते हैं, इसलिए जो तत्सम क्रमचय होता है उसको आप आई से भी दर्शा सकते हैं, और इस तरीके से खाली 1 लिख के दर्शा सकते हैं। क्योंकि कुछ भी ना लिखें तो वो तो खाली तो छोड़ नहीं सकते, तो 1 लिखते हैं। 1 लिखने का मतलब समझ जाइए कि ये तत्सम क्रमचय, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, जितना बड़ा है उस तक चलाते जाइए, है ना, जितना बड़ा है। यहाँ 1 का मतलब, 1 का मतलब लिखने का एक सांकेतिक तरीका है कि भाई 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है, जहाँ तक ये जाता है, जितना भी है वहाँ तक। उसके बाद में अगला, कोई एकांतर ग्रुप है A4, उसकी कोटि बताइए, मतलब उसमें कितने अवयव होंगे? तो भाई एकांतर ग्रुप A4 का मतलब है 4 संकेतों से बनने वाला एकांतर ग्रुप। एकांतर ग्रुप से पहले बनेगा सम्मित ग्रुप, सम्मित ग्रुप ऑर्डर ऑफ S4। सिमेट्रिक ग्रुप, उसका ऑर्डर होगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 होता है हमारा 24, तो 24 ऑर्डर होगा उसका। और A4 जो है वो इससे आधा होगा, क्योंकि आधे सम क्रमचय होंगे और आधे विषम क्रमचय होंगे, तो A4 से आधा होगा, तो 1/2 फैक्टोरियल 4, जो कि 24/2 यानी 12 आ जाएगा। ये आपका 12 आ जाएगा, ये आपके A4 की कोटि हो जाएगी। एकांतर ग्रुप A4 की कोटि कितनी होगी? 12 होगी, वो 24 और ये 12। तो यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये आपको याद दिलाना चाहूँगा कि A4 जो होता है, एकांतर ग्रुप जो होता है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। A4 सब ग्रुप होता है, किसका? S4 का, सिमेट्रिक ग्रुप का। साथ ही साथ ये इसका एक नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। नॉर्मल सब ग्रुप आपको याद है ना? नॉर्मल सब ग्रुप याद है ना? कोई भी अवयव में अगर S4 से लूँगा तो A4X
A4x बराबर होगा XA4, दोनों साइड से ये बराबर होगा, मतलब दाया सह समुच्चय A4 वैसे ही है जैसे H है नाम, बेटा नाम ही A4 है, इसका क्या करें, ये H है हमारे लिए, HX बराबर XH। या फिर कोई भी अवयव जो आप S4 से लेंगे, प्रत्येक S4 से लिए गए अवयव, प्रत्येक A4 से लिए गए अवयव को अगर आप लेते हैं और आप X H X इन्वर्स करेंगे तो वापस से बनने वाला अवयव किस में आएगा, A4 में आएगा। पता है आपको ये बात, तो वो H वाली है, कंफ्यूज मत होइएगा, H की जगह A4 नाम है बस, बाकी कोई भी। और S4 बट्टा A4 विभाग ग्रुप बनेगा, S4 बट्टा A4 हमेशा एक विभाग ग्रुप बनेगा, क्योंकि G बटा H, H जब नॉर्मल सब ग्रुप होता है, H जब नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो G बटा H विभाग ग्रुप बनता है, तो ये कोशेंट ग्रुप बनेगा। S4 बटा A4 विभाग ग्रुप होगा, विभाग ग्रुप होता है। और इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर भी पकड़ लीजिए, S4 बटा A4 का ऑर्डर, मतलब विभाग ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, तो जवाब मिलेगा सिर्फ 2 होंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ S4 इनका जो ऑर्डर होता है वो होता है G का ऑर्डर बटा H का ऑर्डर, और S4 का ऑर्डर होगा फैक्टोरियल 4, इसका होगा 1/2 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से कट गया, ऊपर चला गया 2, इसमें 2 होंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक डाउट और क्लियर करना चाहूँगा, छोटा सा डाउट है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे कि भाई SN है, SN का एक सब ग्रुप AN होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि और सब ग्रुप नहीं हो सकते, इसके और भी सब ग्रुप हो सकते हैं। और आपको पता भी है कि एक सब ग्रुप तो तत्सम की हो जाता है, और कोई हो ना हो, जो तत्सम का एलिमेंट वाला होता है ये तो वही हो जाता है, कि अपने आप में खुद हो जाएगा। तो ऐसा मत मानिएगा, AN जो है वो तो उचित है, क्योंकि AN जो है वो SN से छोटा है और E से बड़ा है, तो इसका मतलब ये उचित उपसमूह है, उचित उपसमूह है। उचित उपसमूह किसे कहते हैं, जो खुद के बराबर ना हो तथा E वाले से बड़ा हो, खाली तत्समक अवयव वाला जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप से बड़ा हो, और खुद के बराबर जो मेन है जिसके सब ग्रुप बन रहे हैं उससे छोटा हो और E से बड़ा हो, इस तरीके से उचित है। तो उचित होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये आधा है। अगर मान लीजिए N जो है वो 4 है तो ये 24 है और ये 1 है, और तो ये 12 है, तो 12 तो 1 से बड़ा है और 24 से छोटा है, इसका मतलब ये उचित उपसमूह बनता है। और भी बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं, ऐसा मानिए कि 3 दिख रहे तो 3 ही बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे, कुछ नहीं पता, वो डिपेंड करता है कि S3 है, S4 है, S5 है, S6 है, हर किसी की अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी चीज़ें होंगी। एटलीस्ट 3 की तो हम गारंटी लेते हैं कि 3 तो ये बनते ही बनते हैं, और भी बन सकते हैं। तो इसलिए कोई ये डाउट मत पालिएगा कि बस इन 3 के अलावा कोई और नहीं है, और भी हो सकते हैं, ये अध्ययन का विषय है। आगे जो बातें करेंगे वो अध्ययन का विषय है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, वो देखिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। एक S3 के 2 क्रमचय हैं, एक का नाम है A और एक का नाम है B। अब आप कहेंगे FG नाम नहीं दिया, तो कोई बाध्य नहीं है कि हम उसका नाम F और G रखें, कुछ और भी किताब वाला जो चाहे वो नाम दे सकता है, तो उसने A और B नाम दिया है। A क्रमचय जो वो है वो ये है 1 2 3 और 3 2 1, ये तो है आपका A क्रमचय। और दूसरा है B क्रमचय, B क्रमचय आपका ये है 2 3 और 1 3 2, ये आपका B क्रमचय, A क्रमचय B क्रमचय। और एक समीकरण दी है AX बराबर B, AX बराबर B, और आपसे पूछा है कि बताइए X जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देखिएगा, इस समीकरण को हल करने के लिए हम दोनों तरफ A इन्वर्स से संक्रिया करवाएंगे। तो पहली बात तो क्या A इन्वर्स होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि S3 ग्रुप है, S3 जो है वो ग्रुप है, और ग्रुप के पास अगर A है, अगर ग्रुप के पास अगर A है तो ग्रुप के पास उसका इन्वर्स भी ज़रूर होगा, क्योंकि ग्रुप की परिभाषा के अनुसार ग्रुप होता भी वही है जिसके पास अवयव और उसका प्रतिलोम होता है, तो प्रतिलोम होगा। दोनों तरफ A इन्वर्स से संक्रिया करवाने पर, दोनों तरफ A इन्वर्स से संक्रिया करवा दी, लेफ्ट एंड राइट हो गया। यहाँ साचर्यता लगा सकते हैं, ग्रुप है, ग्रुप में साचर्यता होती है, और साचर्यता का मतलब होता है इन 2 को लेने के बजाय इन 2 को ले सकते हैं। ऑर्डर आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, तो पहले 2 ले लिए, पहले 2 को साथ में ले लिया, ठीक है, A इन्वर्स और A को साथ में ले लिया। A इन्वर्स और A संक्रिया करके तत्समक अवयव बना लेंगे। जब भी कोई अवयव अपने प्रतिलोम से संक्रिया करता है तो तत्समक अवयव बनाता है। तत्समक अवयव वो होता है जो किसी के साथ भी संक्रिया कर ले, उसमें कोई फर्क नहीं डालता। तो X बराबर आपके पास आ गया A इन्वर्स B। बात सही कही मैंने। चलिए मैं एक बार समझाता हूँ आपको कि मैंने क्या किया। मैंने दोनों तरफ प्रतिलोम से संक्रिया करवाई। पहली बात तो क्या प्रतिलोम है मेरे पास, बिल्कुल है, क्योंकि मेरे पास अवयव है तो मेरे पास उसका प्रतिलोम भी होगा, और होने का कारण है कि S3 ग्रुप है,
ग्रुप होने की वजह से मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स से संक्रिया करवा दी। फिर मैंने यहाँ पे जो रूल इस्तेमाल किया है वो है साचर्यता। तो आप मुझसे पूछेंगे क्या हमारे पास साचर्यता है, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप में साचर्यता होती है, ग्रुप में साचर्यता होती है, करवा दिया। ए इनवर्स ए से संक्रिया करेगा तो जब भी कोई अवयव अपने प्रतिलोम से संक्रिया करता है, चाहे वो कोई भी अवयव हो, तो वो हमेशा तत्समक अवयव बनाता है। वो जो भी तत्समक अवयव है उस ग्रुप का वो बनाता है। तो मान लीजिए इसका ई है तो ई बन गया। अब यहाँ पे ई एक्स है, ई जो है वो तत्समक अवयव है। हम जानते हैं कि तत्समक अवयव किसी से भी संक्रिया कर ले। तत्समक अवयव की परिभाषा ये कहती है कि तत्समक अवयव वो अवयव होता है जो किसी से भी, ग्रुप के किसी भी अवयव से संक्रिया करने पर ग्रुप का वही अवयव वापस बना देता है। तो इसका मतलब ई संक्रिया एक्स वापस एक्स आ जाएगा। आ गया? ये लीजिए आपके पास एक्स का मान आ गया। अब एक्स का मान हमें निकालना पड़ेगा ए इनवर्स बी। ये रहा आपके पास ए का इनवर्स निकाल लीजिए और उसे बी से संक्रिया कर दीजिए। गुणा नहीं है बेटा, याद रखिएगा, संक्रिया है। संक्रिया का मतलब है जो भी चल रहा है वो संक्रिया। 1 2 3, तो 1 से 3 आया तो 3 से 1 आएगा। प्रतिलोम कर देते हैं, पहले 1 का प्रतिलोम निकाल लेते हैं। 1 से 3 था तो 3 से 1 हो गया, 2 से 2, 2 से 2 हो गया। फिर ये हो गया आपका 3 से 1, तो ये 1 से 3 हो गया। ये आपका ए इनवर्स हो गया। फिर बी ले लीजिए, बी हो गया 1 3 2। अब आप संक्रिया कर लीजिए। 1 से 1 आया, 1 से 3 आया तो 1 से 3 आ गया। 2 से 3 आया, 3 से 1 आया, 3 से 2 आया, 2 से 2 आया तो 3 से 2 आ गया। लीजिए ये आपका एक्स आ गया। समझ में आ गई बात कि एक्स कैसे निकला? तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक जितनी सारी बात थी परमुटेशन ग्रुप के बारे में, मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी, सारी बातें आपको समझ में भी आ गई होगी, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। कोई चीज़ देखिए थोड़ा सा टफ चीज़ें हैं क्योंकि ग्रुप है, थोड़ा टफ है, और ग्रुप जो है वो टफ नहीं है, वो टफर और टफेस्ट भी हो सकता है। आप जितना गहराई में जाएंगे इसमें और गहरा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जितना कंपटीशन हम कर रहे हैं उसके हिसाब से ये पर्याप्त है। तो फाइनली इसको यहाँ पे ही हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।